कैसे हो मेरे दोस्त? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। आज हम जो बातें करने वाले हैं वो आपके फ्यूचर के लिए वेरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्टैंडर्ड 9 के लिए सिर्फ नहीं है, वो पूरा आपकी जो बात का जो फ्यूचर है उसके लिए। अगर आप साइंस स्ट्रीम में जा रहे हो, और आजकल साइंस स्ट्रीम में रहना बहुत ही आसान हो चुका है, और हर स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स ऐसे इच्छते हैं कि मेरा बच्चा साइंस ले, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसा करे वैसा करे, लेकिन साइंस लेना सब लोग चाहते हैं। तो आप सबके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नेम है, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात बोल दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना भी भूलना मत, और कमेंट तो कंपलसरी करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। चैप्टर का जो नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम टाइटल पे जाएंगे कि ऐसा टाइटल क्यों दिया गया, इनके बारे में क्यों पढ़ाया जाता है। तो एटम्स, एटम किसको बोला जाता है? तो ऐसे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ऐसे जो छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते, जिनकी रेडियस नैनोमीटर से भी कम होती है, ऐसे पार्टिकल कि जिनका डिवीजन करना भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे पार्टिकल को बोला था उन्होंने एटम्स, जिनको बोला जाता है इनडिविजिबल पार्टिकल, एटम्स। ऐसा इंफॉर्मेशन देने वाले जो पहले साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट टू इंफॉर्म अबाउट द एटम्स, विच वन? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एटम्स के बारे में बोला था, उन्होंने बोला कि एटम्स वो चीज है, इनडिविजिबल पार्टिकल, माइनर इनडिविजिबल पार्टिकल, जिनको हम माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं पाते उसको अच्छे से, उनकी जिसकी रेडियस नैनोमीटर साइज की होती है, उससे भी कम होती है। डन? तो एटम्स के बारे में समझ में आ गया। अब एटम्स होते कैसे? जैसे कि मैं एक बात कर लूं एफी की। एफी को आयन बोला जाता है, लोहा बोला जाता है, आप लोग जानते हो। ये कैसे मेड हुआ होगा? तो एफी के ऐसे छोटे 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 अभी तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसे माइनर इनडिविजिबल पार्टिकल से एक छोटा सा ऐसा क्यूब मिलेगा जिसमें इनडिविजिबल बहुत ज्यादा पार्टिकल है, उसको बोला जाता है एटम। उनको क्या बोला जाता है? एटम। तो एफी का एक एलिमेंट है जो इनडिविजिबल एटम से मेडअप हुआ है, छोटे छोटे एटम से मेडअप हुआ है। जैसे कि हमारा जब बॉर्न होता है तब हमारे जो सेल होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी की साइज बढ़ती जाती है, हम बड़े होते जाते हैं। पहले हम जब हमारा बॉर्न होता है तब हमारी हड्डियां ज्यादा होती है, जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी हड्डियां कम होती जाती है। क्यों? ज्वाइंट हो रहा है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं, सेम पोजीशन हो रही है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे एटम्स है, इनडिविजिबल पार्टिकल है, वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक है, डन? तो आई होप आपको एटम्स के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका है। अब ऐसे जो छोटे छोटे एटम मिलके, जैसे कि हाइड्रोजन के दो एटम मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्लोरीन के दो एटम मिलके क्लोरीन गैस बनाते हैं, ऑक्सीजन के दो एटम मिलके O2 बनाते हैं, फिर नाइट्रोजन के दो एटम मिलके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल का मीन्स होना दो या दो से ज्यादा एटम्स, ऐसे मिलेगा मॉलिक्यूल्स। एटम कंबाइन होंगे तब जाके मिलेगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? इसके बारे में हम आगे देखेंगे मॉलिक्यूल कैसे बनाए जाते हैं, मॉलिक्यूल से कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे एटम अगर समझ में आ गया है तो उनको कंबाइन करने के कुछ रूल्स हो गए ना, तो उसको बोला जाता है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे बोला जाता है? कॉम्बिनेशन का मीन्स होता है कंबाइन करना, और केमिकल का मीन्स होता है बहुत ज्यादा केमिकल। When two or more than chemical combine to each other to form a different chemical, it's called chemical combination. मीन्स ऐसा कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास दो से ज्यादा चीजें हैं, उसको कंबाइन करने से कुछ एक नई चीज मिलती है, उसको बोला जाता है केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे केमिकल की बात हो रही है, मैंने आपको आपकी चीजें के बारे में बताया है। जैसे कि आप घर पे अगर टी बना रहे हो तो आप
मिल्क, वाटर, चाय और शुगर वो सब डालोगे। मसाला भी डालेंगे कई लोग, अगर टेस्ट हैवी बनाना है, ठीक है। हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बन सकती है, लेकिन उसको बोला जाता है केमिकल कॉम्बिनेशन टाइप से एग्जाम्पल लिया जाता है। तो व्हेन टू एंड मोर देन केमिकल टू रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट इट्स कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल की बात करें, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर CO2 बनाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर एमोनिया बनाते हैं, इसको एमोनिया बोला जाता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। अगर आपको भी पता है कि अगर चाय बनानी है तो उसके कुछ रूल्स के हिसाब से डालना पड़ेगा। जैसे कि आप पहली बार बना रहे हो तो मम्मी बाहर से बोले कि बेटा पहले आधा कप ये ले ले, उसमें 1 कप जितना मिल्क डाल दे, आधी स्पून जितना शुगर डाल दे, 1 चम्मच जितना चाय पत्ती डाल दे, ऐसा मम्मी बोली। तो वो कुछ रेशियो के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ पे केमिकल को कंबाइन करने के लिए उसके कुछ रूल्स होंगे। तो ऐसे 2 रूल्स है। उसका जो फर्स्ट रूल्स है उसको बोला जाता है कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट प्रपोर्शन। और जो दूसरा है उसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। लेवोइजर एंड गैल्यूसेक नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 रूल्स के बारे में 2 लॉ बताए कि अगर आपको केमिकल को कंबाइन करना है तो इन 2 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको बोला जाता है कि अगर आपको क्लास में रैंक लानी है तो आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ये आपके लिए रूल्स बन गया है। सेम टू सेम यहाँ पे हो रहा है कि अगर आपको केमिकल को कंबाइन करना है तो उनके 2 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कौन से 2 है? कांस्टेंट प्रपोर्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कांस्टेंट प्रपोर्शन में क्या होता है तो देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि वाटर H2। आप शायद इधर हो, इंडिया में हो, आपका फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में हो, दूसरा फ्रेंड न्यूजीलैंड में है। तो कहीं से भी अगर आप H2 को उठा लोगे, वाटर को लोगे, तो उसमें रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का 16, रेशियो मिलेगा 8। तो अगर वो H2 है तो उसका जो मास का रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1:8। उसको बोला जाता है कांस्टेंट प्रपोर्शन। मींस उसका जो मास का जो रेशियो है एलिमेंट का वो कांस्टेंट होता है, उसको ही बोला जाता है H2। अगर कई ऐसे दूसरे 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बना दिए H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके बना दिया, लेकिन उनका जो मास का रेशियो वो 1:8 नहीं हो रहा है, तो उसको वाटर नहीं बोला जाएगा। ध्यान में रखना। कांस्टेंट प्रपोर्शन का मीन्स होता है कि अगर H2 है तो उसमें जो उसका मास का जो एलिमेंट का जो रेशियो है वो 1:8 होना कंपलसरी है। अगर नहीं होता तो वो वाटर नहीं है। देन अगर कंजर्वेशन ऑफ मास की बात की जाए तो अगर आपने पोटैटो और ऑनियन ले लिए, उनके बीच में रिएक्शन करवा रहे हो और जाके कुछ पोटैटोज मिल रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो ऐसा कहना चाहता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास डज नॉट क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। मींस नया मास क्रिएट भी नहीं होना चाहिए और डिस्ट्रॉय भी नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम डीप में जाएंगे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करना भूलना मत। और एक और चीज बोलता हूँ कि अगर बेटा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं मेरे जो डेस्टिनेशन है वहीं पे पहुंचने में थोड़ी देरी है, अगर आप थोड़ी हेल्प कर लोगे तो हो जाएगा मेरा काम आसान। इसलिए मेरे को है, आप बहुत सपोर्ट करते हो, मेरे को होप है कि आप लोग मेरा काम करोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।